अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9th स्टैंडर्ड उर्दू में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पहला सबक था उसे हमने मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालात और जवाब भी कंप्लीट कर लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उसे लिख लें अपने बयाज़ में। आज दूसरा सबक क्या है? पोस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद के अफसाने से लिया गया है, जिसमें एक किसान की बेबसी, मुफलिसी और उसकी लाचारी का वाक़या है। तो हम देखते हैं कि पोस यानी क्या होता है। पोस यानी फसली सन, यानी फिर आगे क्या है कि बकरी का 9वां महीना जो दिसंबर की 15वीं तारीख से जनवरी की 15वीं तारीख तक रहता है, यानी बहुत ही सख्त जाड़े का टाइम बता रहे हैं कि जो दिसंबर की 15वीं तारीख से जनवरी की 15वीं तारीख तक रहता है। मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। तो हम पढ़ते हैं पहली बात। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहक़ां को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत की हर खोशे गंदुम को जला दो। तो दहक़ां यानी होता है किसान, देहात के लोग। मयसर ना हो यानी हासिल ना हो। खोशे गंदुम यानी गंदुम यानी क्या होता है? गेहूँ, लेकिन यहाँ पर मुराद गंदुम से सिर्फ गेहूँ नहीं बल्कि अनाज है। तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं इस शेर के ज़रिए कि जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, उस खेत के क्या करो? आग जला दो, उस खेत को आग लगा दो। कि जब एक किसान जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया खा पी रहा है, हर किसी को अनाज मिल रहा है, लेकिन उसी के अपने घर में अनाज नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे खेत का। आगे पढ़ते हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सब के लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर ख़ुद मुफलिसी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारता है। कसम पुरसी यानी तंगी की। इसीलिए अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी न मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। पसमानदा तबके यानी निचले तबके, गरीब ख़ानदान के लोग। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया है। उस ज़माने में वो महाजनों से कर्ज़ लेते थे। महाजन जो ऊंची ज़ात के अमीर लोग होते थे, और उनकी सारी उम्र कर्ज़ चुकाने में गुजर जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज़ लेते हैं और उस कर्ज़ को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो कर्ज़ अदा ना कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। जान पहचान मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेमचंद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यानी इस पर सबका इत्तेफाक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सब ये बात मानते हैं। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद साहब को। वो बनारस के एक गांव लम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई सन 1880 को पैदा हुए। उनका असल नाम धमपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। आप देखेंगे कि पहले कैसा होता था कि फ़िल्मों में जो लोग आते थे तो अपना नाम बदल के आते थे, तो उसी तरह इन्होंने भी क्या किया कि अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे, यानी फिर जब उनका शाये होने लगा मुजल्ला वग़ैरह, तो उन्होंने क्या किया? प्रेमचंद नाम इस्तेमाल किया और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। 9वीं तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हुए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी टीचर थे वो। उन्होंने बचपन ही से लिखने का शौक़ था। सन 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सूज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। तो ये कहानी कब की है? आज़ादी से पहले की। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गियोदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। उनके अफसानों का एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। सरशार यानी होता है भरपूर। इसी तरह वो 8 अक्टूबर सन 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। सन 1936
یعنی ہمارا دیش کب آزاد ہوا؟ سن 1947. تو یہ اس سے بھی پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 10-11 سال پہلے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں افسانہ، کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. اردو کے بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی. افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو، فرد یعنی ایک انسان، ایک شخص کی زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے. افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے. قطعی یعنی صرف ایک تعریف کر دینا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی بے شمار، متعدد یعنی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں. مثلاً افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو. افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے. افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر فن سے مراد ہنر ہے. پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ کہانی میں انسانی زندگی کے متعلق جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات کی فنی ترتیب کو افسانہ نگاری کی اصطلاح میں پلاٹ کہتے ہیں. فنی ترتیب کو فنی ترتیب یعنی ایک ہنر، فن یعنی ہنر ہوتا ہے، تو فنی ترتیب یعنی ایک طریقے سے، ایک ہنر سے. اسلوب یعنی ہنر ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. تو ایک فن، ایک ہنر کی طریقے سے، ایک اچھے اسلوب سے اس کو بیان کرنا افسانہ نگاری کی اصطلاح میں پلاٹ کہلاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں سبق میں کہ ہلکو کون ہے. یہ ہم پورا کہانی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ ہلکو کون ہے، شہنا کون ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے. دیکھتے ہیں. ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے. شہنا یعنی لگان وصول کرنے والا، قرض وصول کرنے والا، سود وصول کرنے والا کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں. کسی طرح گردن تو چھوٹے. منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا. تو یہ 3 روپے کی بہت زیادہ قیمت تھی، کیونکہ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. آج کے زمانے کا آپ 3000 لے لیں یا پھر اس سے بھی زیادہ، کہ اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا. ماغ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی. اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے. ہلکو تھوڑی دیر تک چپ رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا. پوس سر پر آ گیا ہے. پوس سے میں نے بتایا آپ کو، پوس یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے جو بہت ہی ٹھنڈی کا وقت ہے، جو 15 دسمبر سے لے کر جنوری کے 15 تاریخ تک رہتا ہے، جس میں سخت سردی پڑتی ہے. تو ہلکو کیا سوچنے لگا کہ پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کس طرح کھیت میں نہیں سو سکتا. مگر شہنا مانے گا نہیں. وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں بکے گا. گھڑکیاں دینا یعنی جھڑکنا، دھتکارنا، پھٹکارنا. گالیاں بکے گا. بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹلے گی. یہ سوچتا ہوا وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے، گردن تو کسی طرح بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا. یعنی اس کی گالیاں سننے سے بہتر ہے میں اسے پیسہ دے کے ہٹاؤں اور کمبل کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. منی آنکھیں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنو تو کون سی تدبیر کرو گے. کون کمبل خیرات میں دے دے گا. نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں کہ تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے. مر مر کا کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو. باقی یعنی وہی سود، بچا ہوا سود ادا کرو. چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے. ایسی کھیتی سے باز آئے. میں روپے نہ دوں گی. ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں. منی نے کہا، گالی کیوں دے گا، کیا اس کا راج ہے. مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں. تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑنا یعنی ایک دم غصے میں اس نے کہا، اور پھر اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا. اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے. پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑو. مزدوری میں سکھ سے 1 روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی. کسی کی دھونس تو نہ رہے گی. دھونس یعنی کسی کی دادا گیری تو نہ رہے گی. ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے. یعنی اس نے کلیجہ نکال کر دینا یعنی اپنی بہت قیمتی چیز دے دینا، بہت من پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا. یعنی اس نے بہت مشکل سے جوڑ بٹور کر تن پیٹ کاٹ کر 3 روپے جمع کیے تھے، جو اب وہ اسے شہنا کو دینے جا رہا تھا. تو مانو جیسے وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے. اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیا تھا، وہ آج نکلے جا رہے ہیں. پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ٹھٹرے ہوئے یعنی ایک دم
सिमटा, ठंडी की वजह से तो बिल्कुल सिमट जाते हैं ना, उसे कहते हैं ठिठुरना। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। पुरानी गाढ़े की चादर यानी मोटी चादर। आगे, खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कों कों कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में पयाल पर लेट रहे। पयाल यानी क्या होता है? घास फूस का बिस्तर। आपकी किताब में पयाल का माना दिया हुआ है घास फूस का बिस्तर। तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूँ? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े तुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कों कों की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। पछुआ हवा यानी पश्चिम मगरिब की सिमत से चलने वाली हवा। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। चिल्लम हुक्का होता है जिससे थोड़ा गर्मी पहुंचती है। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, ज़रा मन बहल जाता है। यानी क्या उसका कहना था कि चिल्लम पीने से जाड़ा थोड़ी जाता है, लेकिन ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊँगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा काँपने लगा। देखो, जब ज़्यादा ठंडी होती तो अचानक कलेजा एकदम दिल काँपने लगता है। कभी उसकी करवट, कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत ना थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी इस्लाम में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। यानी जो जबरा था, जब मालिक ने उसे उठाकर थपथपाया, प्यार से सहलाया, तो उसे जबरा को एक नई ताकत पैदा हुई और वो अपने मालिक के लिए और भी वफादार हो गया और हवा के ठंडे झोंकों के सामने भी झटपट से खड़ा हो गया। आगे, हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया। पुचकारना यानी इत्मीनान से, आहिस्तगी से, प्यार से बुलाया। पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फ़र्ज़ की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी पड़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमिद हो गया है। मुंजमिद यानी जम गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। यानी पहले के लोग जो थे, घड़ी तो होती नहीं थी, टाइम कहाँ देखेंगे, तो वो लोग सितारे से अंदाज़ा लगाते थे कि सितारा भी निस्फ दौरा पर है तो आधी रात बाकी है। इस तरह से वो लोग अंदाज़ा लगाते थे। आगे, हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत है, कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जा रहा है। यानी हल्कू क्या सोच रहा था कि भले जानवर छुपा बैठा हो, लेकिन अब क्या करूं, इतनी ठंडी है तो अब बैठा नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े। अरहर यानी तुअर का दाल, आपने देखा है, ऑब्वियसली देखा ही है। तुअर का दाल सबको पता है, उसको अरहर कहते हैं, अरहर की दाल भी कहते हैं। तो उसका खेत उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। उपला क्या होता है? कंडा, जिसे गोबर सुखाकर कंडा बनाते हैं, उसे कहते हैं उपला। ईंधन के लिए गोबर के सुखाए हुए टुकड़े।
जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो पार्क में पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। यानी गर्मी से बिल्कुल वो लोग, ठंडी से बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो क्या कहा कि तापने के बाद जब थोड़े टाटे हो जाएंगे, जिसम में थोड़ी ताकत आ जाएगी, तो फिर जाकर सोएंगे। जबरा ने कू कू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठुठुरे जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे। यानी ठंडी से बिल्कुल ऐसा लग रहा था, पाँव सब सुन जब पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी गल जाएगा। और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। अलाव यानी होता है आग का ढेर। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समंदर में, तारीकी यानी वही अंधेरा, तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती थी। हल्कू आग के सामने बैठा, आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था कि तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। बेपाया यानी आपके एक किताब में दिया हुआ है, बेपाया यानी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बेपाया बहुत ज़्यादा। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कू करके गोया कहा, अब क्या ठंडी लगती ही रहेगी, पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंडी क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना कराऊंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा सी लपट लग गई थी पर वो कोई बात ना थी। यहाँ हम देख लेते हैं क्या दिया गया है कि प्रेमचंद ने अपने नॉवेलों और अफसानों में किसानों की मुफलिसी पर बहुत लिखा है। पोज की रात में भी हल्कू महाजन के कर्ज से परेशान है, मगर 1000 परेशानियों के बावजूद प्रेमचंद के ज़माने में किसी किसान ने कभी खुदकुशी नहीं की। मगर आजकल हम आए दिन सुनते और पढ़ते रहते हैं कि हमारे मुल्क में किसान बैंक के कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये उभरता है कि क्या हमारी बैंकों का निज़ाम महाजनी सूद के निज़ाम से ज़्यादा शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ यानी जालिम। तो आप देखते होंगे हर आए दिन न्यूज़ में ये भी आता है कि इंडिया में कोई 12,000 करोड़ लेकर भाग गया। 12 करोड़ या 1200 करोड़ नहीं, 12 हज़ार, 13 हज़ार करोड़ लेकर लोग इंडिया से भाग रहे हैं हमारे मुल्क से। और जहां एक तरफ किसानों का कर्ज 700 करोड़, 800 करोड़ है, हज़ार नहीं बल्कि 100 करोड़ भी है, 800 करोड़ है, 700 करोड़ है पूरे किसानों का मिलाकर, तो वो भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। आगे चलते हैं। ये कहता हुआ वो उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा सी लपट लग गई थी पर वो कोई बात ना थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, उसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर ज़रा आग उठती थी, फिर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म पर गर्मी आ गई थी, पर जो जो सर्दी बढ़ती जा रही थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गौल उसके खेत में आ गया है। गौल यानी झुंड, शायद नील गायों का था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम होता कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चलने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब
اپنے کو فریب نہ دے سکا، یعنی اسے پورا یقین ہو گیا تھا، مگر اسے اس وقت اپنی جگہ سے ہلنا زہر معلوم ہوتا تھا، یعنی بہت بھاری پڑنا، بہت مشکل لگنا۔ کیسا گرمایا ہوا مزے میں بیٹھا تھا اس جاڑے پالے میں، کھیت میں جانا، جانوروں کو بھگانا، ان کا پیچھا کرنا اسے پہاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ پالے کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی سے بالکل ٹھنڈ پتے، گھاس پھوس جو بالکل دم ٹھنڈی سے بالکل ٹھنڈ پڑ جائیں تو اسے پالے کہتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، بیٹھے بیٹھے جانوروں کو بھگانے کے لیے چلانے لگا، ہلو ہلو ہو ہو ہا ہا، ایسے وہ چلانے لگا۔ مگر جبرا پھر بھونک اٹھا۔ جانور کھیت چر رہے تھے، فصل تیار ہے، مگر یہ ظالم جانور اس کا ستیہ ناش کیے ڈالتے ہیں۔ ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور 2-3 قدم چلا، پھر یکایک ہوا کا ایک ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنک سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بجھتے ہوئے الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کو کریت کریت کر اپنے ٹھنڈے جسم کو گرمانے لگا۔ جبرا اپنا گلا پھاڑے ڈالتا تھا، نیل گائیں کھیت کا صفایا کیے ڈالتی تھیں اور ہلکو گرم راکھ کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ افسردگی نے اسے چاروں طرف سے رسی کی طرح جگڑ رکھا تھا۔ اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کھڑی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے؟ ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ ہلکو نے اٹھ کر کہا، کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے؟ منی بولی، ہاں، سارے کھیت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے؟ تمہارے یہاں منڈیاں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ ہلکو نے بہانہ کیا، میں مرتے مرتے بچا، تجھے اپنے کھیت کی پڑی ہے؟ پیٹ میں ایسا درد اٹھا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں۔ دونوں پھر کھیت کے ڈانڈے پر آئے، دیکھا کھیت میں ایک پودے کا نام نہیں اور جبرا منڈیا کے نیچے چت پڑا، گویا بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا، اب مجوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ مجوری مطلب مزدوری، اور مال گزاری وہی شہنا کا لگان، اس کا سود دینا پڑے گا۔ میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی، کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ آج جا کر شہنا سے کہہ دو، کھیت جانور چر گئے، ہم 1 پیسہ نہ دیں گے۔ رات بڑی گجب کی سردی تھی۔ گجب یعنی غضب۔ میں کیا کہتی ہوں تم کیا سنتے ہو؟ تو گالی کھانے کی بات کر رہی ہے۔ شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ ہلکو نے کیا کہا اپنی بیوی سے کہ تو گالی کھانے کی بات کر رہی ہے، وہ مجھے گالی دے گا، کیونکہ اسے ان باتوں سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانور نے کھایا ہو، چاہے آگ لگ جائے، چاہے اولے پڑ جائیں، اسے تو اپنی مال گزاری چاہیے۔ تو چھوڑ دو کھیتی، میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ کس نے کہا ایسا؟ منی نے۔ ہلکو نے مایوسانہ انداز سے کہا، جی میں تو میرے بھی یہی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں۔ منی، تجھ سے سچ کہتا ہوں، مگر مجوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا۔ درگت یعنی بری حالت۔ تو کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا، تو یہ جو لفظ ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک کسان کا بیٹا ہوتے ہوئے کسی اور کے یہاں نوکری کرنا، جاب کرنا، مزدوری کرنا، یہ ایک بے عزتی مانا جاتا تھا، پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی۔ تو اس وجہ سے ہلکو نے کیا کہا کہ کسان کا بیٹا ہو کر اب مزدوری نہ کروں گا، چاہے جتنی ہی بری حالت ہو جائے۔ تو آزادی سے پہلے کی بات ہو یا آزادی کے بعد کی بات ہو، آج آزادی کو 70 سال ہو گئے، اس کے باوجود لوگ بھوک سے مرتے ہیں، لوگ بھات کہہ کہہ کے مر جاتے ہیں۔ آخری وقت میں مرنے والے کے منہ سے بھات بھات نکلتا ہے۔ تو واقعی یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ ہم اسے پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے، پھر دوبارہ ذہن میں بھی نہیں آئے گا، یہ سبق کبھی یاد بھی نہیں رہے گا، اور نہ ہی کسی کو پڑھی ہے۔ تو بس حالات بہت خراب ہیں ملک کے، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو الحمدللہ آج یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ میں پوچھیں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں ویڈیو کو، اور اگلی ویڈیو کون سی ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں۔